स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को वो एनसीईआरटी से भी रिलेटेड भी होंगे, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें, जिसमें बोल रहा है एग्जामिनर की बोल रहा है इज 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29 प्लस 23 अब कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर होगा पूछ रहा है। जस्टिफाई योर आंसर। अगर होगा तो उसको जस्टिफाई बोलने को तो हम यही बोल देंगे ये यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर या नो दिस इज द कंपोजिट नंबर। तो बोल रहा है उसको जस्टिफाई भी करो। आप अपने जो आंसर आपका आ रहा है उसको जस्टिफाई भी करना है। तो बेटा एक बार ट्राई करते हैं। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चन में, आप ये चेक करना कितने टर्म्स है इस क्वेश्चन में, ये चेक कर लो बेटे। देखो आपको मैंने कई बार बता दिया, टर्म्स को सेपरेट करने का काम दो साइन करते हैं, प्लस और माइनस। आपका प्लस साइन यहां लगा है, इसका मतलब प्लस के पहले एक टर्म है, प्लस के बाद ये दूसरा टर्म है, इसका मतलब टू टर्म्स है। इन टू टर्म्स में क्या कोई ऐसी चीज है जो कॉमन आ सकती है? देखो 23 यहां भी नजर आ रहा है, 23 यहां भी नजर आ रहा है, इसका मतलब 23 इन टू टर्म्स में कॉमन आ सकता है। 23 को आप कॉमन निकाल लोगे, देखते हैं कितना बच जाता है अंदर। यहां बचेगा 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 29 और प्लस यहां बचेगा 1। आप क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7429 आ रहा मल्टीप्लाई करने पर, प्लस 1 आ जाएगा। फिर थोड़ा और सॉल्व करना। 23 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऐड कर लो बेटा। 7 9 और 1 10 का 0 कैरी फॉरवर्ड 1 2 और 1 3 और 4 7430 आ रहा है। आप इसको भाई किसी भी नंबर को आप 1 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 7430 लिख सकते हैं। 1 से किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, उतना ही रहता है। देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। और इतना करने से क्या फायदा है? इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे बेटा? 3 फैक्टर हो जाएंगे। जो आपको क्वेश्चन दिया था उसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। और हमें पता है किसी नंबर के 3 और 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो फैक्टर वो नंबर कैसा होता है बेटा? कंपोजिट नंबर होता है। Therefore 17 multiplied by 19 multiplied by 23 multiplied by 29 plus 23 is a composite number। पूछ रहा आपसे क्या ये नंबर एक कंपोजिट नंबर होगा? हाँ, ये नंबर एक कंपोजिट नंबर होगा। बहुत इजी है ना बेटा, ये तो आराम से कर लोगे आप। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड पार्ट आप कर लेना। क्या क्वेश्चन वाला बोल रहा है जरा देख लेना। क्वेश्चन में बता रहा है कैन यू हैव एनी n बिलोंग्स टू n वेयर द एंड वेयर 18 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 बोल रहा है अगर n नेचुरल नंबर हो, n बिलोंग्स टू n का मतलब n नेचुरल नंबर है। अगर n नेचुरल नंबर है तो 18 टू द पावर n का जो एंड डिजिट होगा वो 0 होगा, ऐसा बोल रहा है। अरे कुछ नहीं करना तुम्हें, देखो 18 टू दी पावर n लिखा है, इसको अगर आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 18 को क्या लिख सकते हैं भाई? 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। इसका 2 इंटू 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और इसके ऊपर एक पावर लगी है n, इसी को देखें ये 2 टू दी पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2 इंटू n 2n हो जाएगा। ऐसा टाइप आ जाएगा। जब ऐसा आएगा तो आप समझना, पहले मैंने आपको एनसीईआरटी में भी समझाया था, अगर किसी का एंड डिजिट अगर 0 आ रहा है तो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। भाई कुछ भी लिखो 3752950, ऐसा कोई नंबर है। देखो इसका एंड में डिजिट कितना है? 0 है। अगर इसके एंड में डिजिट 0 होगा तो 10 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर किसी के एंड में अगर डिजिट है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो एक बात समझो, 10 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होते हैं। मतलब 2 भी हो 5 भी हो, दोनों होना चाहिए। बोथ 2 एंड 5 आर द फैक्टर। अगर 2 ही 2 है तब भी नहीं डिवाइड होगा, अगर 5 ही 5 है तो भी कोई जरूरी नहीं कि वो 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि उसके एंड डिजिट में 0 5 जिससे डिवाइड होने वाले नंबर सभी के एंड डिजिट में 0 तो नहीं होता है। 5 वाला 5 भी होता है, 0 भी होता है। 2 से डिवाइड होने के लिए भाई एंड डिजिट 0 होना जरूरी थोड़ी है। 2 से और नंबर भी तो डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब कह रहा है कि एंड का डिजिट 0 होना चाहिए। 0 तभी आएगा जब वो 10 से डिवाइड होगा। 10 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो उसका फैक्टर में क्या क्या होना चाहिए बेटा? 2 एंड 5 बोथ होने चाहिए, ठीक है ना। उसका फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो आप अपने क्वेश्चन को देखो। आपके क्वेश्चन में आपको बस सिर्फ कहानी लिखनी है। इफ अ number is
डिविजिबल बाय 10। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, तो देन द एंड डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 0। देन द एंड डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 0। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है तो उसका एंड डिजिट क्या होगा? 0 होगा। 10 से डिविजिबल होने का मतलब देयरफॉर उसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर्स उसके क्या क्या होने चाहिए? देन द फैक्टर ऑफ दैट नंबर आर ऑफ द फॉर्म 2 to the power n multiplied by 5 to the power m। भाई इसी टाइप का तो होना चाहिए, where m and n are integers। भाई उस नंबर के जो फैक्टर होने चाहिए वो 2 to the power n multiplied by 5 to the power m होना चाहिए उसमें। तो इसका क्या आपके नंबर में ऐसा है? Therefore the factors of 18 to the power n are not in the form of 2 to the power n multiplied by 5 to the power m। क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 to the power n multiplied by 5 to the power m फॉर्म के नहीं है, ठीक है ना? ये तो होना ही होना चाहिए उसमें, 2 और 5 उसमें होना चाहिए था। इसमें 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो इसका एंड डिजिट क्या नहीं होना चाहिए बेटा? 0 नहीं होना चाहिए। Therefore 18 to the power n cannot end with the digit 0। पूछ रहा आपसे क्या इसका एंड जो है, एंड का डिजिट 0 होगा? नहीं होगा इसका एंड का डिजिट 0। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि इसमें 2 and 5 बोथ उसके फैक्टर होने चाहिए। अगर 2 and 5 उसके फैक्टर नहीं है तो उसका एंड डिजिट 0 नहीं आएगा। सिर्फ कहानी लिखने वाला क्वेश्चन है, आप एक बार समझ जाओगे ना बेटा, क्वेश्चन को आप इजीली बना लोगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? प्रूव दैट रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें पार्ट हैं, मैंने आपको इसका थर्ड वाला पार्ट पकड़ा है। इसके थर्ड पार्ट में प्रूव दैट रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर बोल रहा है। जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो भैया इस टाइप का, जैसे अगर कहीं बोलते हैं प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, एनसीईआरटी में जैसे रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर है, ऐसे ही रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, मैंने रूट 11 दिया है। हो सकता है आपसे बोल देगा रूट 13 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब कहने का मतलब रूट का टर्म सेपरेट है, अकेला है, उसके अलावा कोई चीज उसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। मतलब जब कभी भी एक इरेशनल नंबर अकेला पूछ दे तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं एक बार, ठीक है ना? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में आपको देरी नहीं लगनी चाहिए। बस ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? लिखना पड़ेगा, कंट्राडिक्शन लेकर के आप क्वेश्चन को बनाएंगे। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू p अपॉन q, where p and q are co-prime numbers, co-prime numbers, co-prime numbers and whose denominator is not equal to 0। इसका डिनोमिनेटर q था और not equal to 0 होना चाहिए। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0। आपको समझना पड़ेगा। co-prime मैंने आपको एनसीईआरटी कराते इसमें भी कराया था। आप एक बार अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप एनसीईआरटी के में मेरा चैप्टर का जो सॉल्यूशन है उसमें भी एक बार देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो को-प्राइम क्या होता है? ऐसे टाइप के नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कंस्टिट्यूटिव नंबर्स तो को-प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2 और 3 को-प्राइम नंबर है, ये पेयर ऑफ को-प्राइम नंबर है। ऐसे कोई बोले 3 और 4 क्या को-प्राइम है? यस, ये भी को-प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दो नंबरों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है बेटा? 1 है। क्या 8 और 9 भी को-प्राइम फैक्टर्स हैं? बिल्कुल है। आप बोलो मैं प्राइम नहीं बोल रहा हूं, को-प्राइम। को-प्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। देखो 8 और 9 में सिर्फ 1 ही है ऐसा फैक्टर है जो कॉमन आ सकता है। कोई बोले सर क्या 8 और 15 भी ऐसे फैक्टर हो सकते हैं? दूर दूर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो 8 और 15 में भी कॉमन क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो ये कैसे फैक्टर है? को-प्राइम फैक्टर्स। आपको बात समझ में आ रही है? आप को-प्राइम समझ में आ गया आपको। को-प्राइम बोला ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब 1 के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर 1 के अलावा कोई चीज कॉमन आ जाएगी तो ये को-प्राइम नहीं होंगे। फिर मैंने क्या लिखा देखा, ध्यान से देखिएगा। इसकी फर्स्ट लाइन आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है बेटा। रूट 11 इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं इसमें।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं। देखो रूट 11 का स्क्वायर कर दूंगा, क्या आ जाएगा बेटा 11 आ जाएगा। इज इक्वल टू यहां देखोगे पी स्क्वायर आएगा अपॉन नीचे आ जाएगा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देना एक काम करना, क्यू स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर देना, तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 11 मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर आएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना। यहां पर जैसे ही पहुंचोगे आपको पता चलने लगा देयरफॉर आपका पी स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है। ये पी स्क्वायर को 11 एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे रहा है। भैया यहां से तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं करके देखता हूं एक मिनट। अगर मेरे पास ऐसा आ जाए जो है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20, ऐसा लिख दूं मैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस 5 को यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, इसका क्या मतलब हुआ भैया? दिस 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? दिस 20 इज नाउ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, क्योंकि आपको ऐसा कहीं भी आई इक्वल टू ये लिखा है, तो इसका इस वाले नंबर से भी ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है और इस वाले नंबर से भी ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब यहां पर मैं देखना चाह रहा था, क्वेश्चन मेरे पास ऐसा लिखा था, अगर मैं 11 को इसके नीचे ले आऊं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, पी स्क्वायर के नीचे में अगर 11 ले आऊं तो दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अगर इसी को इससे मैच कर लें तो इसका मतलब पी स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। पी स्क्वायर क्या जो है, क्या है 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल, वही मैंने लिखा है। ये एक रट्टा हो गया। अब मेरे समझ में आने लगा, इसका मतलब जब भी ऐसा कंडीशन आएगी मैं समझ जाऊंगा। इसका मतलब अगर ये दो नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो ये वाला जो नंबर है जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो इस वाले नंबर से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और इस वाले से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर भी ये बात आ रही है 11 से पी स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर 11 से पी किसी का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसका बिना स्क्वायर वाला नंबर भी डिवाइड हो जाता है। तो देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। इसका अगर स्क्वायर वाला टर्म डिवाइड हो रहा है तो बिना स्क्वायर वाला भी डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो देयरफॉर P इज इक्वल टू, आप बोल रहे हैं 11 से डिवाइड हो जाएगा। भाई 11 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? कुछ टाइम तो हो रहा होगा, माना ये a टाइम डिवाइड हो रहा हो। कोई बोले नहीं कि मैं तो a नहीं लगाऊंगा, मैं तो k लगाऊंगा, कुछ भी लिख दो। वेयर a इज एन इंटीजर, जहां a इंटीजर है। देखते हैं बेटा, अब जरा सॉल्व करते हैं। अगर p इज इक्वल टू 11a आ रहा है, p की 11a वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग p इज इक्वल टू 11a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, p की प्लेस पर 11a रखोगे और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। p के ऊपर स्क्वायर लगा तो उस वैल्यू के ऊपर भी तो स्क्वायर लगाओगे। इज इक्वल टू 11a आ जाएगा ये। फिर थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। इज इक्वल टू सॉरी बेटा मैंने लिखने में गलत कर दिया बेटा। जब मैं पुट करूंगा तो p की वैल्यू 11 पुट करूंगा तो यहां की वैल्यू 11 क्यू स्क्वायर है ना, ये थोड़ी है, 11 क्यू स्क्वायर है। आप जिसमें रख रहे हैं उसको इसी के राइट हैंड साइड तो उतारोगे। इज इक्वल टू 11 आपका क्यू स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो इस वाले 11 से ये वाला 121 डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो अगली लाइन में करना, देयरफॉर क्यू स्क्वायर को वहीं छोड़ दो, 121 अपॉन 11 ये a स्क्वायर आ जाएगा। इससे 11 टाइम कट जाएगा। देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 11 a स्क्वायर आ रहा है। फिर आप क्वेश्चन पर वापस आए तो यही वाली लाइन दोबारा वापस आ गई है। जो आपकी लाइन यहां थी ना, इसकी लाइन की हेल्प से आपने ऐसा लिख दिया था, तो आप इस वाली लाइन को देखोगे तो ये 11 को इसके नीचे लाओगे तो क्यू स्क्वायर भी तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां मैं कर दे रहा हूं, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। आप समझे बेटा बात? अगर यहां किस वाली कंडीशन में आप कह सकते हो कि अगर 11 को नीचे लाए तो p स्क्वायर 11 से डिविजिबल है, तो यहां भी तो 11 को इसके नीचे लाओगे तो q स्क्वायर भी तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर q स्क्वायर हो जाएगा तो देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। अब आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दें। मुझे लगता है इन दो लाइनों को आप कंपाइल कर दें तो कुछ बात आपके समझ में आ जाएगी। एक लाइन ये वाली जो आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, और एक दूसरी लाइन, इन दोनों लाइनों को एक साथ कंपाइल कर दें तो क्या लग रहा है आपको? p भी डिवाइड हो रहा है और q भी डिवाइड हो रहा है। तो देयरफॉर बोथ p एंड
क्यू आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। आप बात समझ रहे हो ना बेटा, इसमें P और Q दोनों 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब आप ये बात ध्यान रखो, अगर P और Q दोनों 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आपका यहां लिखा हुआ था 11 इज इक्वल टू P अपॉन Q है। P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, ये P और Q दो को प्राइम नंबर है। और यहां आप बोल रहे हो बोथ P एंड Q आर एग्जैक्टली डिविजिबल 11। अगर ये को प्राइम है तो 11 से कैसे डिवाइड हो जाएंगे भैया, क्योंकि को प्राइम नंबर में तो केवल 1 ही कॉमन आता है। बात समझ में आ रही ना, अगर को प्राइम नंबर है आपके P और Q तो 11 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में ये तो कंट्राडिक्शन है, तो आप लिखोगे यहां इट कंट्राडिक्ट our assumption it contradict our assumption, therefore our assumption is wrong। अगर ये कंट्राडिक्शन था assumption में, contradict इट कंट्राडिक्ट अवर assumption, तो अवर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब हमारा हमने जो पुट किया वो गलत पुट किया है। क्यों क्या पुट किया हमने, रूट 11 इज इक्वल टू P अपॉन Q। P अपॉन Q क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर। हमने पुट किया था कि रूट 11 एक रैशनल नंबर है, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब रूट 11 कैसा होना चाहिए ना बेटा, देयरफॉर स्क्वायर रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। आप मेरी बात समझ रहे हो, यही आपको प्रूव करना है। प्रूव करो, बोल रहा था कि रूट 11 इरेशनल नंबर आएगा। भैया आप प्रूव करके दिखा दोगे रूट 11 इरेशनल नंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और अगर एग्जाम में आ जाए, आप एक बार अगर कोई बच्चा अच्छे से सीख जाए ना तो वह 100% बना देगा। अब रूट 11 का आ जाएगा तो 11 वाला उसको आने लगा। कोई बोला सर पेपर में तो रूट 3 आया था। अरे तो क्या दिक्कत थी बेटा, जरा देखिए, देखो ये समझ में आ गया तुम्हें। अब मैं रूट 3 वाला बनाता हूं, क्योंकि मेरे को सारी लैंग्वेज और सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो मैं रूट 3 वाले में क्या करता, लेट रूट 3 इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते तो यहां रूट 3 की जगह 3 आ जाता, यहां पर 3 आ जाता 11 की जगह। यहां पर भी मैं 11 को 3 से कन्वर्ट कर देता, P एंड Q बोथ डिविजिबल बाय यहां 3 लिख देता। फिर देखो ये P इज इक्वल टू ये 3 से डिवाइड हो रहा था तो यहां 3 लिखना पड़ेगा और साथ में A लगा दूंगा, और यहां पुट करते इसमें ये 3A आ जाएगा। अब यहां से करेंगे तो यहां 3A का स्क्वायर आएगा और यहां 11 वाला भी 3 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है, और यहां कितना आ जाएगा 3। अब यहां भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, देखो ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 3। इस 3 से 9 3 टाइम कैंसिल। जैसे कैंसिल होगा यहां वाला 11 भी बदल करके आपको 3 करना पड़ेगा, ये वाला 11 भी चेंज करके 3 करना पड़ेगा, यहां वाला 11 भी चेंज करके 3 करना पड़ेगा, और यहां वाला 11 भी चेंज करके 3 करना पड़ेगा। देखो 3 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर आपसे माना क्वेश्चन वाला रूट 11 की जगह पर रूट 3 बोल देता तो आप रूट 3 वाले को भी आसानी से सॉल्व कर लेते। कहने का मतलब एक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की आराम से हिम्मत रखते हैं, ठीक है ना। बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। बोला रूट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव करना आपको। भैया ये क्वेश्चन कैसा है, ये तीसरी वैरायटी हमारे सिलेबस की। कभी भी क्वेश्चन आएगा रूट 3 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल, मतलब दो इरेशनल नंबर प्लस माइनस की फॉर्म में हो सकता है, प्लस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। रूट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। या आपसे बोल देगा रूट 7 और रूट 3 माइनस रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 माइनस या प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कुछ भी पूछ सकता है, मतलब दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी दो इरेशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप जैसे मैं अभी कर रहा हूं वैसे ही आप बनाओगे। समझ में आ रहा है आपको। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, अगर ये एनसीईआरटी में नहीं है आपका, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में आपके पास नहीं है, तो इसका ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा, आप फिर वही काम करेंगे। लेट रूट 5 माइनस रूट 3 is equal to P upon Q, where P and Q are integers। वेराइटी नंबर 2, सेकंड टाइप की जो वेराइटी है उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे, क्योंकि दोनों पर रूट आ गया। अकेला रूट वाला तो अलग टाइप का आता है, उसमें तो लैंग्वेज बदल जाती है इसमें, लेकिन जब ये वाला आएगा तब भी इसकी सेकंड वाली वेराइटी के टाइप का ही लैंग्वेज रहेगी। क्या करना पड़ेगा भैया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहां तो ये लेफ्ट हैंड साइड में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। भाई इसमें a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 5, प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस 2 इंटू a इंटू b √5 इंटू √3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। फिर वही काम करना आपको, मैथमेटिकल नंबर, ये रूट का टर्म अकेला रखना है, इसका इस वाले को तो हटा दो। यहां देखो ये कितना आ रहा है माइनस का 2 √5 इंटू √3, ये √15 बन जाएगा। √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा √15, और इज इक्वल टू आपके पास p स्क्वायर दिख रहा था अपॉन q स्क्वायर दिख रहा था, और ये प्लस के 8 पर यहां ले जाओगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। देखो प्लस का 8 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब यहां पर आप एलसीएम जरा ले लो इसका, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा q स्क्वायर, तो यहां कितना हो जाएगा ये p स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8q स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 भी नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -2 हो जाएगा नीचे, आप समझ रहे हो ना, माइनस के 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 नीचे आ जाएगा, और यहां आ जाएगा √15। अब आप ध्यान से देखो √15 की जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है, किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर भी रैशनल होता है, किसी रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को अगर आप माइनस करते हैं तो रैशनल आता है, और किसी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रैशनल आता है। तो यहां पर देखने से लग रहा है कि ये √15 रैशनल नंबर आ रहा है। यहां लिख देता हूं मैं, इट गिव्स √15 इज अ रैशनल नंबर। बात समझ में आ रही है बेटा, ये यहां के देखने से लग रहा है √15 रैशनल नंबर है, लेकिन हमको तो पता है ना, बट वी नो दैट, हमको तो पता है √15 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये रैशनल होता, अगर परफेक्ट नहीं है तो बाकी सारे नंबर तो इरैशनल होते हैं। बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज एन इरैशनल नंबर, ये हमें पता है ये इरैशनल नंबर होगा। भाई अब ये दो लाइनों को ध्यान से देखें, √15 एक बार रैशनल बता रहे हो, √15 एक बार इरैशनल बता रहे हो, ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ये हमारे एजम्पशन पर कंट्राडिक्शन है। अगर एजम्पशन पे कंट्राडिक्शन तो एजम्पशन गलत है, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। भाई जो हमने पुट किया था वो रॉन्ग पुट किया, ये रैशनल नंबर पुट कर दिया था, गलत पुट कर दिया था, इसको सही कर दो। देयरफॉर आपका जो क्वेश्चन था √5 माइनस √3 इज एन इरैशनल नंबर। आपसे बोल रहा था कि प्रूव कर दो कि ये इरैशनल नंबर होगा, प्रूव करके दिखा दिया मैंने कि ये नंबर कैसा होगा बेटा, इरैशनल नंबर होगा। आपको बात समझ में आ रही है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो जाएगा आपसे, पक्का? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें भी बहुत सारे पार्ट लिखे हुए हैं, इसमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी हमारे सिलेबस की, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है इस टाइप का, टाइप पहचाना आपको। देखो जब भी क्वेश्चन रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के सम, डिफरेंस, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ऐसे टाइप का आएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को आप इसी टाइप से करेंगे। जैसे ये दिया है, हो सकता है कोई बोले सर पेपर में 3√3 आया था, तब भी ऐसे ही बनेगा। कोई बोले 5 माइनस 2√2 लिखा था सर, तब भी ऐसे ही बनेगा। देखो एक रैशनल के साथ एक इरैशनल नंबर डिफरेंस फॉर्म में है, एक इरैशनल नंबर के साथ एक इरैशनल नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में है। कोई बोले सर वहां नंबर 7√3/2 आया था, तब भी ये देखो एक इरैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इरैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर भी आ रहा है, समझ में आ रहा है? या अगर मना कहीं बोले 3 + √2 ऐसा बोलते तब भी यही है, एक इरैशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर का एडिशन है।
कहने का मतलब एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर जब भी कभी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, एडिशन फॉर्म में, सब्ट्रैक्ट फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब इसी टाइप से बनेगा। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको टाइप पहचानना है। 3 टाइप के क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, तो इसे सेकंड टाइप है हमारे यहाँ। जब आप क्वेश्चन को करने की बात करोगे तो इसका पहली लाइन में आप क्या करोगे ये समझना है। तो इसकी फर्स्ट लाइन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लेट 5 minus 3 root 2 upon 7 is equal to P upon Q, where P and Q are integers and whose denominator is not equal to 0। अब आपको समझ लेना बेटा, इससे पहले क्वेश्चन में जब आया था, जब अकेला रूट का टर्म आया था तो यहाँ पी एंड क्यू आर इंटीजर नहीं बोला था मैंने, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो उसकी लैंग्वेज अलग हो जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसकी लैंग्वेज बदल जाएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, बहुत अच्छा। अगर ऐसा आ जाएगा तो करेंगे कैसे सॉल्व? फिर तो बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इरेशनल नंबर को सेपरेट रखना है, इरेशनल नंबर को अकेला रखना है। इसको यही छोड़ दो, इसका नाम 5 को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ। ये क्या आ जाएगा भैया, 3 root 2 upon 7, वो भी माइनस साइन का, इज इक्वल टू P upon Q। ये 5 को शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम ले लेना, दैट इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, Q एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। इसका Q से Q को डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय P माइनस, इसके नीचे 1 था, 1 से Q डिवाइड Q मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5Q। कितना समझ में आ रहा होगा तुम्हें? इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 7 रूट 2 आ रहा है भैया। इसमें रूट के टर्म को जब सेपरेट रखना है आपने तो रूट का टर्म यही रखो और इज इक्वल टू, ये देखो ये 7 तो चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये माइनस का 3 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो रूट 2 ही छूट जाएगा। 7 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय P माइनस 5Q आ जाएगा। ये डिवाइडेड बाय, जब ये नीचे 3 आएगा तो 3Q नीचे आ जाएगा, माइनस के 3 से Q को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3Q बन जाएगा। तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय Q माइनस 3Q। अब आप देखो, जब आप चेक करोगे जो रूट 2 की वैल्यू आ रही है, देखो ये कैसा नंबर है बेटा, आपको मैंने बताया था, एक रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल आएगा, रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो रैशनल आएगा, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो रैशनल आएगा। कहने का मतलब ये जो इसका राइट हैंड साइड आ रहा है वो कैसा नंबर आ रहा है बेटा, रैशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब रूट 2 की जो वैल्यू आ रही है वो रैशनल आ रही है। अब यहां लिख देता हूं मैं, इट गिव्स रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? इसमें जो आपको दिख रहा है रूट 2 रैशनल नंबर आ रहा है, रूट 2 इज इक्वल टू पूरा का पूरा रैशनल है, रूट 2 एक रैशनल नंबर आ रहा है। जबकि हमको पता है, बट वी नो दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये बात हमें पता है, रूट 2 इरेशनल नंबर है। देखो बेटा, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखें, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये सबके सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सबके सब कैसे होते हैं बेटा, रैशनल होते हैं। इनके अलावा जितने भी रूट के टर्म होते हैं सबके सब इरेशनल होते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट जो है रैशनल नंबर होता है। बाकी सारे नंबर जैसे रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये, इसका एक ऐसा नंबर है बेटा इरेशनल, आपको पता है ये इरेशनल नंबर है, रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम ये बात समझ गए। इसका अगर एक बार आप बोल रहे हैं रूट 2 रैशनल नंबर है, एक बार बोल रहे हो रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बता रहे हो भाई। एक ही चीज को दो चीजें बता रहे हो, तो इसका मतलब यहां फिर वही लिखोगे, इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, देयरफॉर
इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, और एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो पुट किया था, इसका मतलब जो हमने पुट किया वो गलत पुट किया है। हम बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नहीं, सॉरी, √5 माइनस ये एक इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। हमने पुट किया था ये रैशनल नंबर है, देखो p अपॉन q पुट किया था इसको, तो इसका रैशनल पुट किया था। इसका मैंने जो पुट किया वो क्या किया बेटा, गलत पुट कर दिया था, इसको सही कर लो। Therefore 5 माइनस आपका 3√2/7 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब मैंने जो पुट किया था, जो मैंने शुरू में बोला था कि p/2 के इक्वल, p/2 तो रैशनल नंबर होता है, मैं इसको रैशनल नंबर के इक्वल प्रूव कर रहा था, वो गलत मैंने वो कर दिया था। इसका मतलब ये नंबर कैसा होना चाहिए बेटा, इरेशनल नंबर होना चाहिए। आपको समझ में आ रही बात? कोई परेशानी? आप मुझे लगता है बहुत आराम से बना दोगे। एक बार मैं बोलता हूं, बार बार एक क्वेश्चन को अगर आप समझ गए और समझ करके आपने बना लिया, आप कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ दो आप 100% बना दोगे। बस एक बात ध्यान रखनी है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये रूट का जो टर्म है वो सेपरेट रखना, आपको अकेला रखना है। रूट के टर्म को अकेला रखो, बाकी सारा टर्म हटा दो वहां से, और हटा करके उसको आप देखोगे रैशनल नंबर आ रहा है भाई, आपको पता है रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, तो आप जानते हो इस चीज को, तो आराम से बना लोगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके देखते हैं क्या बोल रहा है। देखें, 105 goat, 140 donkey and 175 cows have to be take across a river। एक नदी को पार में पार कराना है इसको, इन एनिमल्स को। फिर बोल रहा है there is only one boat which will have to make trips in order to do so। A lazy boatman has his own condition for transporting the animals। इन एनिमल को ट्रांसपोर्ट करने का जो लेजी है बोटमैन है, उसकी एक अपनी कंडीशन लगी हुई है। He will take the same number of animals in every trip। वो एक ट्रिप में अगर ले जाएगा, उसने कंडीशन लगा रखी है, या तो मैं गोटी गोट ले जाऊंगा, या तो मैं डोंकी ले जाऊंगा, या तो मैं काऊ ले जाऊंगा, जितने भी ले जाऊंगा वो एक ही टाइप के एनिमल्स को ले जाऊंगा बोल रहा है। एंड दे हैव टू बी द सेम काइंड ऑफ same kind। He will naturally take the largest possible numbers in each time। बोला हर टाइम में वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स को ले जाना चाह रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा? बोला लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल बोल रहा है, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया, लार्जेस्ट बोलते हैं हम क्या निकाल लेंगे बेटा इसका, SCF। इतनी बात तो समझ में आ गई, जैसे वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल बोल रहा है तो हम समझ गए कि इनका जो है मुझे SCF निकालना पड़ेगा। SCF निकालने के लिए मुझे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मुझे 105 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 105 देखो जरा, 5 और 1 को प्लस करने पर 6 आता है, 3 का मल्टीप्लाई 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 की टेबल में 3 जा 9, 1 और 3 5 जा, फिर ये 5 की टेबल में आएगा, 5 7 जा 35, फिर ये 7 की टेबल में आएगा 1 टाइम। इसका मतलब इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो 3 into 5 into 7 आ रहे हैं। ऐसे अगला 140 के भी फैक्टर निकाल लो। 140 इवन नंबर है, 2 से तो पक्का ही डिवाइड जाएगा, 7 टाइम और 0 टाइम, फिर 2 से जाएगा ये 3 टाइम और 5 टाइम, अब ये 5 से जाएगा 7 टाइम, फिर ये 7 से जाएगा 1 टाइम। तो इसका मतलब इस 140 को हम 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 भी लिख सकते हैं। फिर 175 है, 175, ये 7 + 5 12 और 113, 3 की टेबल में तो नहीं आएगा, 5 की टेबल देखते हैं। 5 की टेबल में 5 3 जा 15, 2 और 5 बचेगा, 5 5 जा, फिर 5 की टेबल में जाएगा ये, 5 की टेबल में 7 टाइम, फिर 7 की टेबल में 1 टाइम। इसका मतलब 5 कितने टाइम्स आ रहा है बेटा, 2 टाइम आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। आप समझ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एनिमल्स बोल रहा था, पॉसिबल मैक्सिमम नंबर बोलते हैं, हम समझ गए। क्वेश्चन का मुझे SCF निकालना पड़ेगा। जब SCF निकालेंगे, क्वेश्चन जब भी लैंग्वेज वाला होता है ना, मुश्किल नहीं होता, मैं केवल क्वेश्चन पहचानना होता है। जब SCF निकालोगे, SCF में क्या करता है बेटा, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लिखी जाती है। तो यहाँ 3 है, यहाँ कहीं नहीं है, नहीं लिया जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, सब में है, तो 5 सबसे लीस्ट पावर वाला लेंगे, 5 की सबसे छोटी पावर 1 है, मल्टीप्लाइड बाई
यहां भी 7 दिख रहा है, यहां भी 7 दिख रहा है, यहां भी 7 दिख रहा है, सब में 7 दिख रहा है, लिख देंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे तो 35 आ जाएगा। बोला था कितने एनिमल्स हमें एक ट्रिप पे ले जाएगा, वो एक ट्रिप पे वो 35 एनिमल्स को ले जाएगा। और अगर बोलता कितनी ट्रिप करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ ट्रिप निकालो, तो भैया निकाल लेते। अगर पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, अगर माना पूछता नंबर ऑफ ट्रिप्स इज इक्वल टू, भैया क्या करना पड़ता, 105 को भी 35 से डिवाइड करना पड़ता, प्लस 140 को भी 35 से डिवाइड करना पड़ता, प्लस 175 को भी 35 से डिवाइड करना पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? तो उसको फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिप्स पूछ देता, अगर मुझे क्वेश्चन को देखना पड़ता। मैं अगर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कितने एनिमल वो एक बार में ले जाएगा, तो मैं बोल रहा 35 एनिमल हमारे एक बार में जाएंगे। अब ये मुझसे पूछता उसे कितनी ट्रिप लगानी पड़ती है बोटमैन को, तो भैया ट्रिप निकालने के मुझे डिवाइड करना पड़ता। 35 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, प्लस इससे 4 टाइम डिवाइड हो रहा है, प्लस इससे 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो सॉल्व कर देंगे। दिस प्लस दिस 9 9 और 3 12, इसको 12 ट्रिप लगानी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बात समझ में आ रही है आपको? इसने पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। एग्जामिनर है ना, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपसे क्वेश्चन जितना पूछेगा हम उसी हिसाब से उसका आंसर दे देंगे। इसने इस बार में नहीं पूछा, ये नहीं पूछा मुझसे, आप समझ लो ना, ये मुझसे नहीं पूछा अभी। अगर माना पूछता तो बोला मैंने, अगर पूछता तो हम इसका भी आंसर दे देते। जैसे कई बुकों में कई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो है कितने जो है रूम होटल के करने पड़ेंगे। कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको पिछले वीडियो में, तो आपने देखा होगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम? मैंने आपका लगभग फर्स्ट वाला चैप्टर तो लगभग कंप्लीट कवर कर दिया है, ठीक है ना। अभी अब कुछ बचा नहीं, अब मैं सैंपल पेपर आपको कराऊंगा बाद में। अभी जो है पहले आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीख लो, उसके बाद फिर मैं सैंपल पेपर भी आपको कराऊंगा। कैसे टाइप के क्वेश्चन, छोटे बड़े हर टाइप का क्वेश्चन, जो भी जैसा भी आता है क्वेश्चन एक्सरसाइज से, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा करा दूंगा, ताकि आपका काम आसान हो जाए, आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सके। बहुत ज्यादा मेहनत बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी पड़ती बेटा, ठीक है। चलो, अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है बेटा, तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो और जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि वो भी फायदा उठाएं और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाए। और दूसरा, सब्सक्राइब करने से एक फायदा है, आपको खाली सिलेबस की चीजें ही नहीं मिलेंगी, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी बहुत मिलेंगी, जिनको सीख करके आप कैलकुलेशन को बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। कई सारी चीजें आप बहुत तेज काम कर सकते हैं, टाइम को बिना वेस्ट करें। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।